हेलो एवरीवन, आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिडिवल हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। वैसे तो मिडिवल हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है वो रहता है 6th सेंचुरी मतलब 500 ईडी के आसपास से लेके स्टार्टिंग ऑफ मुगल एम्पायर जो कि है 1526 जब बाबर गद्दी पे बैठा था। ठीक है, वैसे तो मिडिवल हिस्ट्री इस टाइम पीरियड के अंदर कंसिडर की जाती है, लेकिन हम मुगल एम्पायर के किंग्स को भी आज कवर कर लेंगे क्योंकि कंटेंट छोटा हो जाएगा, तो हम एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। आपके सामने मैंने प्रेजेंट किए हैं हैंड रिटन नोट्स। इसके अंदर सिर्फ करेक्ट फॉर्म के अंदर पॉइंट्स दिए दे रखे हैं जो कि डायरेक्ट फैक्ट्स हैं और प्रीवियस ईयर के अंदर काफ़ी बार पूछ लिए गए हैं। इसके अलावा जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट या फिर स्टोरी बताऊंगा वो सिर्फ इसको एक तरीके से होलिस्टिक व्यू देने के लिए है, ताकि आपको बैकग्राउंड समझ आ सके कि चल क्या रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टर्किश इन्वेजन ऑन कांगड़ा की। तो टर्किश का मतलब आप ये मत सोच लीजिए कि आज के टर्की जो कंट्री है या फिर टर्किक ओरिजिन से इन्वेजन हुई थी, ऐसा नहीं है। महमूद ऑफ गजनवी की बात कर लेते हैं साथ में इसके। तो देखो, महमूद ऑफ गजनवी जो आज का प्रेजेंट अफगानिस्तान है, यहाँ के अंदर एक गजनवी गजनवी एक गजनी अंपायर था। ठीक है, लेकिन अब महमूद ऑफ गजनी के जो ओरिजिन्स हैं, मतलब इनके पुराने एंसेस्टर्स थे, वो माने जाते थे टर्किक ओरिजिन्स के, जो कि उस समय था कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, मतलब इनके पूर्वज यहाँ पे इस जगह पे रहते होंगे, उसके बाद वो माइग्रेट किए अफगानिस्तान वाली साइड, और यहाँ से फिर इन्होंने आगे हिंदुस्तान पे अटैक करने शुरू की और बाकी जगहों पर भी। तो इसलिए इनके ओरिजिन्स को देखते हुए, इनके पूर्वजों के मतलब उनकी जो सेटलमेंट्स थी उनको देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये टर्किक इन्वेजन्स थी। महमूद ऑफ गजनवी की बात कर लेते हैं। जो गजनवीड एम्पायर था उसकी स्टार्टिंग की थी अल्पतगीन ने, ये फाउंडर है। इसके बाद इसका एक स्लेव होता है, स्लेव सबुक्तगिन। अब सबुक्तगिन भी बाद में बादशाह बन जाता है और फिर सबुक्तगिन का जो बेटा है मोहम्मद गजनी, वो संभालता है गद्दी कितने में, 1001 के आसपास। ठीक है, मतलब गद्दी तो ये 1998 में तख्त पे बैठ जाता है, लेकिन 1001 के अंदर ये अटैक करता है इंडिया पे और उसके बाद 17वां आक्रमण करता है। जो मैंने आपको एक्स्ट्रा कंटेक्स्ट बताया ये हिमाचल हिस्ट्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको एक बैकग्राउंड बताने के लिए है ये। तो फोर्थ अटैक इसका कहाँ पे होता है, नगरकोट पे। आज का जो कांगड़ा है उसका पुराना नाम था नगरकोट। 1009 एडी में ये अटैक करता है। उस समय नगरकोट के जो किंग थे उसका उनका नाम था जगदीश चंद, या फिर कहीं जगह इन पे इनका नाम मेंशन कर रखा है एज अ जयचंद। तो उस समय जब ये अटैक करता है तो हिंदू शाही रूलर्स को हरा के अटैक करता है। अब हिंदू शाही रूलर्स मैं आपको मैप के अंदर दिखाता हूँ। तो ये था गजनवी का एम्पायर लेफ्ट साइड वाली फोटो के अंदर, और राइट साइड में था हिंदू शाही रूलर्स। तो ये भी अपने आप में एक किंगडम था, या फिर हम कह सकते हैं कि अपने आप में एक स्टेट थी हिंदू शाहीज की। इसके अंदर इंपॉर्टेंट किंग्स हैं जैसे कि पहले जयपाल और फिर आनंदपाल। तो जब ये अटैक करता है गजनवी, तो यहाँ पे जो हिंदू शाहीज के रूलर्स थे, इनका एरिया था, इनको डिफीट करके फिर ये गद्दी पे बैठता है। तो जो नगरकोट है वो गजनी रूल के अंदर रहता है 1009 से लेके 1043 एडी तक। फिर उसके बाद क्या होता है, 1043 के अंदर महिपाल जो कि थे तोमार राजपूत डायनेस्टी के, वो गजनवीड रूल को रिमूव कर देते हैं, या फिर उनको जिसको कहते हैं ख़त्म कर देते हैं प्लेन्स ऑफ पंजाब से बाय डिफीटिंग मदूद गजनी जो कि महमूद गजनी का पोता होता है, क्योंकि 1930 के अंदर मोहम्मद गजनी की मौत हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद मदूद गजनी जो उनका पोता है वो यहाँ पे रूल कर रहा होता है, लेकिन महिपाल जो कि तोमार राजपूत डायनेस्टी के हैं वो उनके रूल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी की। तो मोहम्मद गौरी के बारे में हमें ज़्यादा यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट मिल रहा है, जो कि है अटैक्ड चंबा, जब उस समय राजा थे किंग विजय वर्मन। तो हमने अभी मोहम्मद गौरी की बात की। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है 1200 के आसपास। उसके बाद मोहम्मद गौरी का एक स्लेव होता है जो कि धीरे धीरे अपनी पोजीशन स्ट्रांग करता है उनके पीरियड के अंदर, और उनका एक बहुत वफादार कमांडर बन जाता है। तो उनकी मृत्यु के बाद वो जो स्लेव था पहले और बाद में कमांडर बना, वो तख्त संभाल लेता है दिल्ली का,
और उसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और वो कर देता है शुरू स्लेव डायनेस्टी को। अब इसको स्लेव डायनेस्टी कहा ही तो गया है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि फाउंडर है, वो पहले स्लेव था इनका और बाद में कमांडर बना था। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हो जाती है और 1290 तक ये चलता है। इसके अंदर बहुत सारे किंग्स आते हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आते हैं, फिर रुकनुद्दीन फिरोज आते हैं और रजिया सुल्तान जैसे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इसमें किंग्स एंड रूलर्स आते हैं। उसके बाद स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी आ जाती है। खिलजी डायनेस्टी का जो टेन्योर है वो है 1290 से लेके 1320 तक, तो 30 साल इनका टाइम पीरियड रहता है। तो क्या होता है, जो खिलजी डायनेस्टी है और स्लेव डायनेस्टी है, ये हिली एरियाज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये अपना प्लेन एरियाज़ के अंदर ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए या फिर अपने एरिया एक्सपेंशन करने के लिए उसी में व्यस्त रहते हैं, और हिली एरियाज़ के ऊपर इनका ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता, क्योंकि टेरेन की प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि इतने पहाड़ों में उस समय इतनी डेवलपमेंट तो थी नहीं, जंगल थे सारे, तो वहाँ पे इनका ज़्यादा फोकस नहीं रहता था। प्लेन एरियाज में इनका ज़्यादा फोकस रहता था, कोई भी कंस्ट्रक्शन करवानी हो या फिर एक्वायर करने हो आसपास के किंगडम्स जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, तो उनकी तरफ इनका ध्यान ज़्यादा रहता था। तो स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद तुगलक डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो जाती है 1414 में, हाँ सॉरी 1414 में ख़त्म होती है ये। 1320 में ख़त्म शुरू हो जाती है तुगलक डायनेस्टी। और तुगलक डायनेस्टी के सबसे पहले जो फाउंडर होते हैं वो हैं गयासुद्दीन तुगलक, और फिर गयासुद्दीन तुगलक के आगे बेटे जिनका नाम था जौना खान, वो संभाल लेते हैं गद्दी। और जौना खान और कोई नहीं, इनका दूसरा नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये सबसे पहले हिमाचल के जो हिली एरियाज हैं वहाँ पे ध्यान देके वहाँ पे अपना एक्सपीडिशन स्टार्ट करते हैं, और नगरकोट कांगड़ा, ठीक है, पुराने टाइम में नगरकोट था कांगड़ा का नाम, उस पे अटैक करते हैं। और पृथ्वी चंद जो उस समय के किंग होते हैं नगरकोट के, उनको हरा के वहाँ पे अपना वर्चस्व कह सकते हैं या फिर अपना एम्पायर वहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं। तो 1360 के अंदर क्या होता है कि जो रूपचंद हैं, राजा रूपचंद, वो नगरकोट की गद्दी संभाल लेते हैं, और फिर नगरकोट से स्टार्ट कर देते हैं एक्सपीडिशंस आसपास की टेरिटरीज को अक्वायर करने के लिए या फिर वेल्थ अकोमुलेट करने के लिए। तो इनके जो कॉन्क्वेस्ट्स हैं, जो इनके अटैक्स हैं, वो दिल्ली के प्लेन एरियाज तक पहुंच जाते हैं, और फिर उसकी खबर लग जाती है फिरोज शाह तुगलक को, और इनके पास एक रीज़न मिल जाता है इनको हिल एरियाज पे अटैक करने का। तो राजा रूपचंद हैं जो नगरकोट फोर्ट के अंदर होते हैं, ठीक है जी। तो नगरकोट फोर्ट के अंदर होते हैं ये, फिर इनको घेर लेती हैं आसपास से फिरोज शाह तुगलक की आर्मीज, जब अटैक करते हैं नगरकोट पे। और काफ़ी टाइम तक इनकी जितनी भी सप्लाईज हैं अंदर, खाना पानी जितना भी जाएगा, वो सब कट कर देते हैं यहाँ से। और आफ्टर 6 मंथ्स जो रूपचंद हैं वो सरेंडर कर देते हैं फिरोज शाह तुगलक के सामने, और इनके बीच में पीस ट्रीटी हो जाती है साइन। और ये इनको फिरोज शाह तुगलक ने उनको सेफ पैसेज दे देते हैं अपने किंगडम या फिर अपने पैलेस तक वापस जाने के लिए। तो यहाँ पे सब कुछ सेटल डाउन हो जाता है, इनकी जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसका जो वर्णन मिलता है इस इवेंट का, वो हमें मिलता है तारीख़ फिरोज़ फरिश्ता और तारीख़ फिरोज शाही, जो कि कांगड़ा एक्सपीडिशन एंड सीज के बारे में बात करती है, जो कि बुक्स लिखवाई गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और इसने क्या किया था, 1300 हिंदू लिटरेचर बुक्स थी वो ट्रांसलेट करवा दी थी पर्शियन के अंदर, और उनका नाम क्या रखवा दिया था, दलाइल फिरोज शाही, DALYA, DALA, DALAYIL, दलाइल फिरोज शाही, ठीक है। और इसको जो ट्रांसलेट कराया था वो किया था इजुद्दीन खालिद ने। तो कई हिस्टोरियंस का मानना है कि ये जितने भी इवेंट्स हैं, ये इनका कुछ क्लियर कंटेक्स्ट नहीं है, ये नहीं हुए थे। पर अकॉर्डिंग टू फिरोज शाही,
तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ये कॉन्टेक्स्ट हमें मिलता है। तो नगरकोट की यहाँ पे बात हो रही है, तो कांगड़ा के अंदर अगर नगरकोट फोर्ट है तो वो कांगड़ा फोर्ट की बात हो रही होगी। तो इतना क्लियर हमें मेंशन नहीं मिलता चीज़ों के बारे में कि इसके ऊपर कब्जा हो गया था। ऐसा माना जाता है कि जहांगीर के टाइम के अंदर ही असली में मुगल्स के पास इसका, जिसको कहते हैं, कब्जा हुआ था इनका, मुगल्स का। तो फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड 1361 से 65 तक चलता है और उसके बाद तुगलक डायनेस्टी चलती रहती है। और 1398 के अंदर तुगलक डायनेस्टी का अंत हो जाता है जब तैमूर लंग, जो कि एक मंगोल किंग था, वो आक्रमण कर देता है तुगलक डायनेस्टी पे। और उस समय के जो तुगलक के राजा थे तुगलक डायनेस्टी के, वो थे नसीरुद्दीन महमूद शाह। तो तैमूर लंग उन पे अटैक करके वो डायनेस्टी ख़त्म कर देता है। और ऐसा नहीं है कि अपना अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेता है, ये सिर्फ लुटेरे थे, अटैक करते थे और सब कुछ तबाह करके वहाँ से चल जाते थे, मतलब इस्टेब्लिश नहीं होते थे। उसके बाद सैयद डायनेस्टी बनती है दिल्ली सल्तनत के अंदर, पर उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ उस टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे जब तुगलक डायनेस्टी को अंत किया अटैक करके तैमूर लंग ने 1398 के अंदर। तो 1398 के अंदर इनका अटैक मेंशन होता है कई टेक्स्ट बुक्स के अंदर। अपने समय के इतने क्रूर और इतने निर्दयी शासक माने जाते हैं कि इन्होंने 17 मिलियन पीपल, ऑलमोस्ट 5% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी वो एक्सटेंड कर दी थी। मतलब इतना कत्लेआम मचाया था इन्होंने। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, इवन एशिया, अफ्रीका और यूरोप जैसे जो उस समय देश थे वो भी डरते थे तैमूर लंग की आर्मी से। तो ही इन्वेडेड द शिवालिक रीजन्स, मतलब ये ज़्यादा ऊपर पहाड़ों वाली साइड नहीं गए। जो शिवालिक, जो लोअर हाइट के माउंटेन्स है, शिवालिक रेंज, जहाँ पे उन्ना, सोलन, हमीरपुर वाली साइड आ जाती है, तो वहाँ पे ही इन्होंने इन्वेड इन्वेड किया था। मतलब अपर हिमाचल, अपर हिल्स तक नहीं ये पहुँचे थे। और इन्होंने कांगड़ा पे अटैक किया था जब वहाँ के राजा थे मेघचंद। तो ये फैक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि जब तैमूर लंग ने कांगड़ा पे अटैक किया तो उस समय कांगड़ा के राजा का नाम बताओ। और जो नालागढ़ रियासत थी, हिंदूर, वहाँ पे जो राजा थे आलमचंद, उन्होंने तैमूर को हेल्प की थी उनके एक्सपीडिशंस पे और उनके अटैक्स के साथ, जिससे कि हिंदूर, मतलब नालागढ़ पे कोई आंच ना आए और वो सेफ पैसेज प्रोवाइड करवा देते थे तैमूर को उनके इन्वेजन्स के लिए। तैमूर लंग के अटैक के बाद सैयद डायनेस्टी स्टैब्लिश हो जाती है। सैयद डायनेस्टी के बाद आती है लोधी डायनेस्टी। और लोधी डायनेस्टी के आखिरी रूलर जो कि थे इब्राहिम लोधी, उनका युद्ध हो जाता है बाबर के साथ। और इसमें बाबर जीत जाते हैं, जो कि कहलाती है बैटल ऑफ पानीपत। फिर इस्टेब्लिश हो जाता है मुगल रूल इन इंडिया। तो मैं आपको एक बार ना टाइम पीरियड बता देता हूँ कि इतने सारे रूलर्स आ गए, आप तो कंफ्यूज हो गए होगे। दिल्ली सल्तनत, अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे, इंडियन मिडिवल हिस्ट्री, उसके बाद अगर आप इसको रिलेट करोगे हिमाचल के साथ, फिर आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली सल्तनत शुरू होती है 1206 से, ठीक है। तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी की बात की थी हमने, जो कि थी 1206 से 1290। फिर आती है खिलजी, खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेके 1320। फिर आती है तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेके 1414। फिर उसके बाद सैयद डायनेस्टी 1414 से 1450। और एंड में लोधी और 1451 से लेके 1526। और यहाँ पे इब्राहिम लोधी का युद्ध हो जाता है बाबर से, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट। और बाबर इसमें जीत के मुगल शासन की शुरुआत कर देते हैं हिंदुस्तान में। अब हम मुगल का जो शासन है उसके बारे में बात करेंगे, उनका इन्फ्लुएंस जो रहा था हिमाचल के अंदर। ठीक है जी। तो बाबर की बात कर लेते हैं। 1526 के अंदर ये तख्त पे बैठते हैं। और इनका कुछ ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट एक्सपीडिशन रहे नहीं है हिमाचल के अंदर। सिर्फ एक पॉइंट आता है कि इन्होंने अपनी एक मिलिट्री पोस्ट बनाई थी, चौकी। और कहाँ पे बनाई थी? मलोट में, जो कि जगह कहाँ पड़ती है? कांगड़ा के नज़दीक। तो बाबर का जो टेन्योर है वो रहता है 1526-1530 तक। उसके बाद गद्दी किसको मिल जाती है? हुमायूं को। अब हुमायूं का टाइम पीरियड मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा।
1530 से 1540, ठीक है। फिर 1555 से 1556। अब ये 15 साल का बैक गैप क्या है? देखो, एक लड़ाई होती है 1540 में, उसका होता है नाम बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ कन्नौज। और 1539 में भी एक बैटल होती है, उसका नाम होता है बैटल ऑफ चौसा। तो दो युद्ध होते हैं शेरशाह सूरी के साथ हुमायूं को, और दोनों युद्ध हुमायूं हार जाता है। उसके बाद भाग जाता है 1540 में, और शेरशाह सूरी अपनी डायनेस्टी वहां पे स्टेब्लिश कर देता है दिल्ली में, मतलब इंडिया में। दिल्ली में जिसका रूल होता था ऑल ओवर इंडिया वही माना जाता था रूलर। सूर डायनेस्टी की स्थापना हो जाती है 1540 के अंदर, ठीक है। अब 1540 के अंदर सूर डायनेस्टी चल रही है, और अब पॉइंट्स आते हैं हिल एरियाज के बारे में। ही सेंट खावस खान, दैट वाज द जनरल ऑफ हिज आर्मी, टू कॉन्कर हिल्स। और हिल ट्रैक्ट्स वर प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ हामिद खान काकर, मतलब कि जो कम हिली एरियाज थे उनका चार्ज मिल जाता है हामिद खान काकर को। अब 1540 के बाद 1555 की बारी आती है। 1555 में देखो क्या हो रहा है। 1555 में सिक्स्थ रूलर सूर डायनेस्टी के जो कि थे सिकंदर शाह सूरी, वो रूल कर रहे होते हैं। उनकी लड़ाई फिर से हुमायूं के साथ हो जाती है। हुमायूं अपने आप को फिर से प्रिपेयर करा करके 15 साल बाद फिर से आता है, लड़ता है, और बैटल ऑफ सरहंद होती है जिसके अंदर हुमायूं जीत जाता है और सिकंदर शाह सूरी हार जाता है। अब फिर से मुगल्स की स्थापना हो जाती है 1555 में, ठीक है जी। 1526 के में इसकी मृत्यु हो जाती है, इस पौड़ियों से गिर के, सीढ़ियों से गिर के मतलब। और हुमायूं के बाद अकबर तख्त संभाल लेते हैं जब वो 12 या 14 साल के होते हैं। तो सिकंदर शाह सूरी का जब रूल होता है, तो देखो, जब ये भाग गया होता है 1555 की बात है। सो ही टुक refuge in Mokot Court that was built by Salim Shah Suri, son of Sher Shah. And refuge was given by भक्तमल, जो कि नूरपुर के राजा होते हैं। एंड लेटर भक्तमल वॉज एग्जीक्यूटेड बाय बैरम खान, बैरम बाबा। अगर आपने जोधा अकबर मूवी देखी है तो उसके अंदर जो उनके गार्जियन होते हैं, अकबर जब छोटे थे उनको ट्रेनिंग देख से लेके वॉरलॉर्ड थे जो उनके, वो थे बैरम खान। तो वो इनको एग्जीक्यूट कर देते हैं क्योंकि इन्होंने रिफ्यूज दी थी सिकंदर शाह सूरी को। अकबर के टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। 1556 से इनका राज शुरू होता है। ही रेस्टेड जयचंद ऑफ कांगड़ा विद द हेल्प ऑफ रामचंद ऑफ क्लियर। डायरेक्ट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सस्पिशन के आधार पे कि कुछ ना कुछ तो ये गलत कर रहे हैं, अब हमारे मुगल एम्पायर के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो इस आधार पे उन्होंने जयचंद को बंदी बना लिया था। किसकी हेल्प से? गिलेर रियासत, जो कि कांगड़ा से ही निकली थी कुछ समय पहले, वहाँ के जो किंग थे रामचंद, उनकी हेल्प से। इसके आंसर के अंदर क्या होता है कि जो बिधि चंद होता है जयचंद का बेटा, वो रिवॉल्ट कर देता है आसपास के किंग्स और चीफ्स को साथ लेके 1572 में अकबर के खिलाफ। अब इतने बड़े रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए बीरबल को प्लस खान जहान हुसैन कुली खान जो कि पंजाब के गवर्नर थे उस समय, अपॉइंट किए हुए अकबर ने। तो ये एक ही इंसान है, खान जहान हुसैन कुली खान, इनको भेजता है सप्रेस करने के लिए, और रिवोल्ट सप्रेस हो जाता है। जो भी उनके बीच में टेंशन होती है बिधि चंद और अकबर के बीच में, वो सब सॉर्ट आउट हो जाती है। और एज अ रिजल्ट बिधि चंद के जो बेटे हैं त्रिलोक चंद, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है अकबर के द्वारा। हाउस अरेस्ट का मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट हाउस अरेस्ट तो नहीं है, कि अकबर का एक पॉलिसी थी कि अगर कोई विद्रोह कर रहा है राजा, तो उसके आने वाली जो पीढ़ी है, मतलब जो कल को किंग बनेगी, उसके जो बच्चे हैं, उनमें से किसी को इम्पोर्टेंट को अपने दरबार में रख लो एज अ अतिथि, एज अ गेस्ट, ताकि वो उनके खिलाफ कुछ भी एक्टिविटी ना कर पाए। अब इनडायरेक्टली तो एक तरीके से वो हॉस्टेज ही है, पर उसकी एक अच्छी अपब्रिंगिंग हो रही है वहाँ पे, अच्छी एजुकेशन दी जा रही है। मतलब उनको इनडायरेक्टली एक सोने के पिंजरे में जैसे पंछी को रखा होता है, ऐसा उनको वहाँ पे रख लेते थे। एंड देन ही सेंट टोटरमल टू एस्टेब्लिश शाही जिम्मेदारी। शाही जिम्मेदारी का जब मतलब सिंपल सा है कि अपने मार्किंग्स करने के लिए कि कहाँ कहाँ मुगल्स के एरिया हैं जो डायरेक्टली उनके कंट्रोल के अंदर आएंगे, लीगली उनके पास रहेंगे। तो इसके अंदर 66 विलेजेस ऑफ कांगड़ा एंड 4 विलेजेस जिनका नाम है रिहलू, छियारा,
शारी एंड धारो, ये 4 विलेजेस चंबा के हैं। तो ये पूछ लेंगे कभी 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 कि 66 विलेजेस किसने भेजा था, किसको भेजा था एज अ शाही जमींदारी या फिर रॉयल जमींदारी इस्टेब्लिश करने के लिए। एंड ये सभी अकाउंट जो कि हैं जितने भी हमने डिस्कस किए हैं तबकते आए आए अकबरी के अंदर, जो कि बुक है अकबर के बारे में, उसके अंदर हमें मेंशन मिलते हैं। एंड भक्तमल वाज एग्जीक्यूटेड बाय बैरम खान एट मलाउंग फोर्ट। तो भक्तमल जिसने सिकंदर शाह सूरी की, हमने पीछे देखा कि सिकंदर शाह सूरी की हेल्प की थी भागने के लिए, उसको रिफ्यूज दिया था, उनको एग्जीक्यूट कर देते हैं बैरम खान। तो जहांगीर से रिलेटेड हम देख लेते हैं कि क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं हिमाचल के रिलेटेड। जहांगीर गद्दी पे बैठते हैं 1605 के अंदर, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आता है कि जहांगीर के टाइम पे कांगड़ा फोर्ट मुगल्स के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर आ गया था, ठीक है जी, जो मेंशन मिलता है हमें टेक्स्ट के अंदर। 1620 ये बहुत बड़ा इवेंट है जब डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर आ गया था कांगड़ा फोर्ट, ठीक है। फिर सूरजमल जो नूरपुर के राजा थे, दे फर्स्ट हेल्प टू कैप्चर कांगड़ा बट रिफ्यूज्ड लेटर एंड रिवोल्टेड बैक एंड फ्लेड टू चंबा। तो सूरजमल जो नूरपुर के राजा थे, वो पहले तो उन्होंने मदद की जहांगीर की कांगड़ा को कैप्चर करने के लिए, बट बाद में रिवोल्ट करके वो चंबा भाग गए। लेकिन उनके भाई जिनका नाम था जगतमल, वो हेल्प करते हैं जहांगीर को सूरजमल के खिलाफ एक्शन लेने को और उनको मरवा देते हैं। और 1622 में जब जहांगीर विजिट करते हैं नूरजहां के साथ कांगड़ा, तो जगत सिंह उनके आने की खुशी में धमेरी का नाम चेंज करके नूरपुर रख देते हैं। धमेरी जो रियासत थी उसका नाम नूरपुर चेंज कर दिया गया है 1622 के अंदर। और कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे। वन डोर ऑफ कांगड़ा फोर्ट वॉज नेम्ड एज जहांगीरी दरवाजा, एक दरवाजे का नाम जहांगीरी दरवाजा। एंड ऑल्सो बिल्ट मस्जिद इन साइड द फोर्ट, मस्जिद भी बनाई जाती है अंदर। और फर्स्ट मुगल किलेदार एंड गवर्नर जो अपॉइंट होता है वो है नवाब अली खान, और लास्ट मुगल जो किलेदार हैं वो है सैफ अली खान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन कि लास्ट मुगल किलेदार कौन था और फर्स्ट मुगल किलेदार एंड गवर्नर कौन था। फिर कुछ पॉइंट्स हम शाहजहां से देख लेते हैं। इनके टाइम पे कोच कुली खान किलेदार रहते हैं 17 साल तक कांगड़ा फोर्ट के। एंड ही गेव आइडल ऑफ रघुवीर टू किंग ऑफ चंबा, ये भी एक फैक्ट है। एंड ही टाइटल्ड मान सिंह ऑफ गुलेर किंग एज शेर अफगान। तो किस राजा को, गुलेर के किस राजा को शेर अफगान का खिताब दिया था शाहजहां ने? ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या फिर पूछ लिया जाएगा मान सिंह जो कि गुलेर के राजा थे, उनको शेर अफगान का टाइटल किसने दिया था? शाहजहां ने। कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि औरंगजेब के बारे में क्या आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस। चंबा के अंदर क्या होता है कि औरंगजेब फरमान जारी कर देता कि जितने भी टेम्पल्स हैं उनको तोड़ दिया जाए। पर वहीं जो चंबा के राजा होते हैं छतर सिंह, वो ऑर्डर करते हैं अपोजिट उसका एज अ रिटेलिएशन की जितने भी टेम्पल्स हैं उनको गोल्डन बुर्जी के साथ डेकोरेट कर दिया जाए, ठीक है। और डिमोलिश तो नहीं क्या करेंगे, लेकिन हम उसको और ज़्यादा ब्यूटीफाई कर देंगे जितने भी टेम्पल होंगे। एक ये पॉइंट आ जाता है कि कौन से राजा थे जिन्होंने औरंगजेब के खिलाफ जाके उनके फरमान के उलट जाके ब्यूटीफाई कर दिया था टेम्पल्स को चंबा के, तो वो थे छतर सिंह। उसके बाद छतर सिंह क्या करते हैं, वो अलायंस बनाते हैं गुलेर, जम्मू, बसौली और आसपास के राजाओं के साथ, और वो मुगल वॉइसराय मिर्ज़ा रियाज बेग को हरा देते हैं, ठीक है जी। ये भी एक फैक्चुअल पॉइंट है। और औरंगजेब ने टाइटल दिया था केहरी सिंह को, किसका? छत्रपति को, छत्रपति का। तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि छत्रपति का टाइटल औरंगजेब ने किसको दिया था? केहरी सिंह जो कि बुशहर के राजा थे। सिरमौर के साथ औरंगजेब या फिर मुगल्स के बहुत अच्छे संबंध थे। और एक फैक्ट ये भी है कि औरंगजेब आस्क्ड सुभाग प्रकाश ऑफ सिरमौर टू असिस्ट जगत सिंह सन राय रूप टू डिफीट गढ़वाल। तो ये भी एक फैक्चुअल पॉइंट है। एंड लेटर बुद्धा प्रकाश एंड आफ्टर मेदिनी प्रकाश वर अवॉर्डेड टाइटल किंग ऑफ सिरमौर। तो बुद्धा प्रकाश और फिर उसके बाद मेदिनी प्रकाश को किंग का टाइटल दे दिया गया था, ठीक है जी। एंड फिर हम दुरानी एम्पायर के अहमद शाह अब्दाली, जिसको हम अहमद शाह दुरानी भी कहते हैं, उसके बारे में कुछ एक आधा पॉइंट है, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। उस समय क्या था जब अहमद शाह अब्दाली का वर्चस्व बढ़ रहा था और मुगल एम्पायर डिक्लाइन में था, तो घमंड चंद जो कि सुजानपुर टाउन के फाउंडर हैं,
वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। इन 1759 AD दुरानी ट्रांसफर्ड जलंधर दोआब एंड एरिया बिटवीन सतलुज एंड रावी रिवर एंड मेड हिम द गवर्नर ऑफ जलंधर दोआब। तो इनके साथ अमीर शाह अब्दाली के घमंड चंद के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते थे और इन्होंने दोआब रीजन और सतलुज और रावी ब्यास के मिड वाला जितना भी रीजन था उसका गवर्नर बना दिया था घमंड चंद को। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि घमंड चंद को गवर्नर किसने बनाया था दोआब रीजन का, या फिर अहमद शाह अब्दाली ने किसको गवर्नर बनाया था। तो हम जल्दी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं और कुछ फैक्ट्स इसमें से निकल के आएंगे, वो भी हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे जो हमने पहले कवर नहीं किए हैं थ्योरी के अंदर। पहला क्वेश्चन कह रहा है इन दी 1009 AD विच ऑफ द फॉलोइंग हैड रॉब्ड नगरकोट दैट इज कांगड़ा। मोहम्मद ऑफ गजनवी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर द सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द फोर्ट ऑफ कांगड़ा बाय मोहम्मद महमूद गजनवी वाज कैप्चर्ड एंड प्लंडर्ड इन द ईयर 1009। थर्ड क्वेश्चन है हु वाज द रूलर ऑफ चंबा ड्यूरिंग द अटैक ऑफ मोहम्मद गौरी। तो ये थे विजय वर्मन। मोहम्मद गजनवी डिस्ट्रॉयड द टेम्पल ऑफ कांगड़ा दैट वाज ब्रजेश्वरी टेम्पल। एंड देन हु वाज द किंग ऑफ कांगड़ा एट द टाइम ऑफ महमूद गजनवी इन्वेजन इन 1009। तो इनका नाम था जगदीश चंद। सिक्स क्वेश्चन देखिए हाउ लॉन्ग वाज द फोर्ट ऑफ नगरकोट ऑक्युपाइड बाय द टर्क्स। तो ये 1043 तक, ठीक है जी, क्योंकि 1043 में महिपाल जो कि तोमर राजपूत थे उन्होंने मदूद गजनी को हरा दिया था, हमने थ्योरी में कवर किया है। सेवन क्वेश्चन देखिए फ्रॉम विच मुगल एम्पर किंग ऑफ चंबा गॉट द स्टैच्यू ऑफ रघुवीर द डेटी। तो रघुवीर देवता जी की जो प्रतिमा है वो कौन से मुगल राजा ने दी थी। तो इसका सही आंसर है शाहजहां। एंड एट क्वेश्चन देखिए विच किंग ऑफ कांगड़ा रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुगल एम्पर अकबर्स कॉन्फेडरेट। तो ये थे बिधि चंद, ठीक है जी, जब इनके पिताजी को बंदी बना लिया था अकबर ने। देन कम्स द नाइन्थ क्वेश्चन त्रिलोक चंद एंड हरिचंद वर कंटेम्प्रेरीज ऑफ। सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। नाइन्थ क्वेश्चन। टेंथ हमें कह रहा है इन कंटेम्प्रेरी 1572 ऑफ अकबर हु वाज द किंग ऑफ गुलेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजय चंद नहीं, उदय चंद नहीं, रायचंद, जगदीश चंद, ठीक है जी। 11th क्वेश्चन देखिए विच किंग ऑफ गुलेर वाज कॉन्फर्ड द टाइटल बहादुर बाय जहांगीर। ठीक है, तो ये हमने कवर नहीं किया था थ्योरी के अंदर, पर आप इसके अंदर याद रखिएगा कि इसका सही आंसर होगा रूपचंद। 12th क्वेश्चन देखिए विच किंग ऑफ गुलेर वाज गिवन द टाइटल लायन ऑफ खान्स बाय शाहजहां। अब देखो ये टाइटल्स के अंदर जैसे इंग्लिश के अंदर बोल दिया लाइन अफगान और हमने क्या पढ़ा है शेर अफगान, बात तो एक ही है। तो इसका सही आंसर था मान सिंह, बिल्कुल सही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन देखते हैं ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच मुगल एम्परर वाज द कैपिटल ऑफ नूरपुर स्टेट शिफ्टेड फ्रॉम पठानकोट टू नूरपुर टाउन। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। ये हमने थ्योरी के अंदर कवर नहीं किया है, पर प्रीवियस ईयर के माध्यम से हम कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मिस हो गए हैं वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। 14th देखिए हु वाज द लास्ट मुगल गवर्नर ऑफ कांगड़ा फोर्ट इन 1740। तो 1740 के अंदर जो लास्ट थे वो थे नवाब सैफ अली खान, हमने ये कवर किया है। इन विच ईयर डिड जहांगीर एंड नूरजहां केम टू सिब्बा राज। तो ये था 1622। 1620 के अंदर नगर कोट का जो फोर्ट था कांगड़ा फोर्ट वो वो उनके मुगल्स के पूरे फुल कंट्रोल के अंदर आ गया था। ठीक है जी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है। और 1622 के अंदर नूरजहां के साथ जहांगीर विजिट करते हैं। फिर 16th क्वेश्चन देखिए हु वाज द कमांडर ऑफ द मुगल आर्मी विच रूल्ड कांगड़ा इन 1622। तो इसका सही आंसर है नवाब अली खान, और ये फर्स्ट किलेदार भी थे। तो उसके साथ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि नवाब अली खान ही सही आंसर होगा। इन 1620 AD हु वाज द फर्स्ट मुगल फोर्ट्रेस ऑफ कांगड़ा। तो अभी तो हमने ये किया देखो। एंड 18th क्वेश्चन हमसे क्या कहता है टू होम डिड द मुगल एम्पर अकबर कॉन्फर कांगड़ा एज जगीर इन 1572। तो कह रहा है कि अकबर ने कांगड़ा जगीर किसको सौंप दी थी 1572 में। तो ये है बीरबल। बीरबल ये पॉइंट हमने कवर नहीं किया है, पर इसको आप इन क्वेश्चंस के थ्रू आप याद कर सकते हैं या फिर हम नोट्स
के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज जहांगीर बिल्ड अ मॉस्क इनसाइड द फोर्ट। तो ये था कांगड़ा, जिसका पुराना नाम था नगरकोट। 20th क्वेश्चन पे कह रहा है इन विच ईयर डिड शाहजहां अपॉइंट राजा जगत सिंह पठानिया ऑफ नूरपुर एज द आर्मी ऑफ कांगड़ा। तो 1640 के अंदर। अब देखो इसका आंसर हमने कैसे लगाया, सिंपल सी बात है। 1601 पहला जो दे रखा है, इसके अंदर तो अकबर रूल कर रहे थे इसके आसपास, ठीक है जी। और 1610 के अंदर कौन था, जहांगीर। और 1740 के अंदर किसका पीरियड चल रहा है, औरंगजेब का। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, 1640, ठीक है जी। तो हम ऐसे एलिमिनेट करके भी कई आंसर्स का जवाब दे सकते हैं, जरूरी नहीं हमें याद ही रखना है जैसे ईयर। कुछ हमें टाइमलाइन जो है होती है वो बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करती है। तो टाइमलाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा राजा कहाँ पे आया, कब उसने गद्दी छोड़ी, या फिर किसने उसको ओवरथ्रो किया उसके थ्रोन से। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए, टाइम पीरियड्स। 21st क्वेश्चन कह रहा है विच मुगल एम्पर वॉज इम्प्रिजन्ड जयचंद द रूलर ऑफ कांगड़ा। किस मुगल एम्पर ने जयचंद को बंदी बनाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर, ठीक है जी। तभी जयचंद के बेटे ने विद्रोह कर दिया था, जिनका नाम था विधिचंद। 22nd क्वेश्चन कह रहा है विच किंग ऑफ हिमाचल वॉज गिवन द टाइटल ऑफ छत्रपति। तो ये सही आंसर हो जाएगा कहरी सिंह। 23rd क्वेश्चन देखिए आफ्टर द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर एंड द अफगान कैप्चर ऑफ पंजाब इन 1752 हुज ऑक्यूपेंसी वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन द हिल स्टेट। तो ये थे मोहम्मद शाह अब्दाली, जिनका दूसरा नाम था मोहम्मद अहमद शाह दुरानी। 24th क्वेश्चन देखिए हाउ लॉन्ग वॉज द फोर्ट ऑफ नगरकोट ऑक्यूपाइड बाय द टर्क्स, दैट इज महमूद गजनवी। तो 1043 सही आंसर हो जाएगा। 25th क्वेश्चन देख लेते हैं महमूद गजनवी डिस्ट्रॉयड विच टेम्पल ऑफ कांगड़ा। ये तो हमने पहले कवर कर लिया, ब्रजेश्वरी टेम्पल है। और उसके बाद क्वेश्चन देखिए 26 क्वेश्चन है ना ये जी। हु वॉज द किंग ऑफ कांगड़ा एट द टाइम ऑफ महमूद गजनवीज इन्वेशन इन 1009। तो ये थे जगदीश चंद। 27th क्वेश्चन देखिए हु वॉज द रूलर ऑफ चंबा ड्यूरिंग द अटैक ऑफ मोहम्मद गौरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयवर्मन। 28th क्वेश्चन है द फोर्ट ऑफ कांगड़ा बाय महमूद गजनवी वॉज कैप्चर्ड एंड plundered in the year 1009. In year 1009 which of the following had robbed the नगरकोट। अब देखो वही क्वेश्चन घुमा फिरा के डाल दिया। 29 का सही आंसर हो जाएगा महमूद ऑफ गजनवी। Who was the king of Kangra during the Kangra invasion of फिरोज शाह तुगलक। तो 30th क्वेश्चन का सही आंसर है रूपचंद। तो 31st क्वेश्चन देखते हैं हम which of those 1300 Sanskrit books which were translated into Persian under the order of Firoz Shah Tughlaq were kept in which of the following temples। तो सही आंसर है ज्वालामुखी। 32nd क्वेश्चन देखते हैं इन विच ईयर डिड तैमूर लंग अटैक कांगड़ा नगरकोट। तो इसका सही आंसर है 1398 AD। 33 क्वेश्चन देखते हैं विच मुगल ruler surrounded the fort of Nagarkot for 6 months in the late 14th century and eventually forced its ruler to surrender। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, और रूपचंद जो थे उनको सरेंडर करना पड़ा था। 34th क्वेश्चन देख लेते हैं इन 1337 AD विच मुस्लिम रूलर कैप्चर्ड द कांगड़ा दैट इज नगरकोट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। 35th क्वेश्चन देखते हैं हु वॉज द किंग ऑफ कांगड़ा ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये है पृथ्वी चंद। और लास्ट क्वेश्चन व्हेन डिड मोहम्मद बिन तुगलक विन कांगड़ा फोर्ट। तो इन्होंने कांगड़ा फोर्ट कब किया था अपने कब्जे में 1337 के अंदर, ठीक है जी। इसी के साथ हम अपना ये सेशन कंप्लीट करते हैं। और कोई भी अगर आपको क्वेरी है या फिर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या हमारी तरफ से कुछ
इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर अपना कमेंट लिखिए। योर कमेंट्स आर अवेलेबल फॉर अस टू सर्व यू बेटर नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।